अब सौरभ जोशी को आप देखेंगे वो क्रिएटर में पॉपुलर है, बट व्यूअर में ना, आम जनरल पब्लिक में आप उसके बारे में उतना नहीं सुनेंगे। बच्चे उसकी वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइबर आने से, व्यूज आने से कमाई कैसे होती है क्रिएटर की? कई ऐसे चैनल्स मैं आपको बता सकता हूँ जो महीने का 3-3 करोड़ रुपए रेवेन्यू है उनकी। ब्रोकरेज हाउस ये सिर्फ कमीशन 50 से 60 लाख रुपए क्रिएटर को पे करती है मंथली। कि प्रिंसिपल ने बोला इधर आओ, 19 का टेबल सुना, वो भी मेरे को पता नहीं था, सीरियसली आज भी नहीं पता है। मेरे रिलेटिव्स बार बार कहते थे कि भाई ड्राइवर का बेटा क्या करेगा, भूपू ही तो बजाएगा, तो ये चीज चुभती थी। इंस्टाग्राम पे अगर आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, अब वो क्रिएटर कितना कमा सकता है? यार एक बार जनता को बताओ ना, फेसबुक से कैसे पैसे कमा रहे हैं लोग। तो फेसबुक पे जो लोग सोशल वीडियोस बनाते हैं ना, वो महीने के ये क्रिएटर्स इकोनॉमी, इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, क्या सच में ये ऐसी है? क्या है इसकी सच्चाई? और एक क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, एक ब्रांड डील का कितना पैसा कमा लेते हैं? सिर्फ आज का पॉडकास्ट काफी है आपको डिटेल्ड ओवरव्यू देने का ऑन क्रिएटर्स इकोनॉमी। आज के हमारे गेस्ट है महात्मा जी टेक्निकल, who is a content creator and has worked with some of the personal leading brands of India. आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है the reality and the dark side of the creators economy और ये जो इंडिया के लीडिंग क्रिएटर्स हैं इनका सच क्या है। So sit back and enjoy the show. स्वागत है अमरीश जी आपका हमारे पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच यार, आप आए, टाइम निकाला आपने एंड हमारे पॉडकास्ट को आपने 4 चांद लगा दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और 4 चांद यार, इतने बढ़िया पॉडकास्ट पे आप बढ़िया लोगों को बुला रहे हो, तो सुन के मजा आ रहा है उनको देख के। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। डेफिनेटली मैं वैल्यू ऐड करूंगा इस पॉडकास्ट में, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, और जो मेरी फील्ड है क्रिएटर्स वाली, मैं कुछ तो बता पाऊंगा शायद उनको। मजा आया इस पॉडकास्ट से। अमरीश जी कुछ नहीं, आप बहुत कुछ बता पाएंगे, हमारी जनता को बहुत कुछ सिखा पाएंगे, बिकॉज आपकी जो प्रोफाइल है मैं देख के दीवाना हो गया। सबसे पहले तो मैं बताऊं, क्योंकि महात्मा जी टेक्निकल इज अ काइंड ऑफ प्रोफाइल जो कि आप ना लोगों को एजुकेट कर रहे हो। एजुकेशन से रिलेटेड मेरे को वैसी क्रिएटर्स बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली, बिकॉज मैं खुद इस कैटेगरी से हूं। सो इट फील्स वेरी गुड टू एजुकेट पीपल, इट फील्स वेरी गुड टू मेक देम अंडरस्टैंड what it is and what is going around. तो किसी को कुछ टीच करा के, किसी को सिखा के बहुत ही अच्छा लगता है। सो अमरीश जी स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। मतलब कहाँ से हो आप और यहाँ तक कैसे पहुँचे? आई मीन यूट्यूब पे तो आप सुपरस्टार हो, तो कैसे क्या रही जर्नी? थैंक यू सो मच, इतना कुछ मेरे बारे में आपने अच्छी बातें कही, सुन के अच्छा लगता है। मेरी जर्नी यार, शुरुआत मैं बिहार में बॉर्न हुआ हूँ, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे पिताजी दिल्ली में ड्राइविंग की जॉब करते थे। एक अच्छी खासी लाइफ कट रही थी गांव में, बट थोड़ा शरारती बच्चा था, इसमें मेरी दादी कहती है मुझसे। तो 7th मैंने वहाँ पे करी, फिर आफ्टर दैट फिर दिल्ली पापा ने बोला कि चलो इसको दिल्ली में बुला के पढ़ा लेते हैं। एक फ़नी स्टोरी है, जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे पहली बार पता चला कि बाकी इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में होते हैं। हमें ऐसा कुछ आइडिया था नहीं, क्योंकि मैंने 6th क्लास में पहली बार इंग्लिश देखा था। तो जब मैं यहाँ पे आया, एक स्कूल में गया, तो टीचर ने टेस्ट लिया, मैंने कुछ 1-1.5 घंटे दिए। पापा ने कहा जब 1-1.5 घंटे कुछ लेकर आए तो कुछ ना कुछ अच्छे ही नंबर लाएगा। टीचर ने 1 टाइम में चेक किया और 1 नंबर आया मैथ्स में मेरे। अच्छा। और उसने बोला कि यार इसका नाम हम कुछ एज वेज कम करा के इसको 3rd 4th में डलवाओ, ये लायक नहीं है 7th के। और पापा ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया। बड़ी फनी स्टोरी मुझे भी आज भी आती है कि प्रिंसिपल ने बोला इधर आओ, 19 का टेबल सुना, वो भी मेरे को पता नहीं था, सीरियसली आज भी नहीं पता है। आपको बताऊं तो मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। तो बोला कि स्कूल का नाम पता, तो मैंने बोला राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग। उसने सामने एक बिहारी सर थे, उनसे पूछा हाँ भाई आप क्या कुछ है? हाँ सर ऐसा तो है। तो बोल रहा ठीक है पापा को भेजो। पापा है, बोले यार देखो इसको 8th में तो नहीं ले पाऊंगा मैं, बट तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो तो 7th में डलवा दो दोबारा से। बट उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि यार लगता है मैं वाकई वीक हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ लाइफ में। अगर मैं वही एक 7th क्लास का बच्चा था, वो सोच रहा था अगर सेम लाइफस्टाइल में जीऊँगा तो कुछ चल नहीं पाया, कुछ अलग करना चाहिए यार। तो मेरे फादर एजुकेटेड हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी पढ़ाया, खूब पिटाई लगाई। उनके चप्पल के हमारा भी याद आते हैं मुझे, बाटा का चप्पल होता था उनका, धैड चप्पल। 7th 8th में बहुत पिटा, लेकिन हमेशा ना एक ऐसे इन्वायरमेंट में था। मुझे याद है मैंने एक लाइन कही थी कि हम सब ना गरीब एक साथ ही रहते थे। किसी के पिताजी ड्राइवर, किसी के पिताजी चौकीदार, किसी के पिताजी माली। तो कभी एहसास नहीं हुआ यार कि हम बहुत गरीब हैं।
फिल्मों में दिखाते थे ना कि ड्राइवर का बेटा उसको मालिक का बेटा साग चल रहा है, तो फील होता है उसको, कभी ऐसा फील हुआ नहीं। तो लेकिन वहां पे जो एजुकेशंस मिली, दोस्तों के साथ रहा, घर वालों से फ्री था, पापा जॉब पे चले जाते थे, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी भाषाएं सीख रहा हूँ, दिल्ली की भाषा, दिल्ली वाली जो भाषा थी वो सीख रहा हूँ, स्कूल्स में बड़े मजाक उड़ते थे। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ, आज मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक इंसान की 2 लाइफ होती है, एक आपकी कैमरे पे और एक आपकी रियल वर्ल्ड में। पर उस टाइम भी 2 लाइफ हुआ करती थी, एक रियल में और एक वो पर्सन जो बंद कमरे में होता था। तो मैं हमेशा बंद कमरे में ना मोटिवेशनल किताबें पढ़ना, वो शोएट मॉडर्न की किताब आती थी, शिव खेरा की किताब आती थी उस टाइम, वो पढ़ना, और बाहर थोड़ा शरारती बच्चा था तो वो उस किताबों ने मुझे ना थोड़ा बदलना सीखा। मेरे रिलेटिव्स बार बार कहते थे कि भाई ड्राइवर का बेटा क्या करेगा, भूपू ही तो बजाएगा, तो ये चीज़ चुभती थी। मेरे फादर ने कभी नहीं सोचा कि मैं ड्राइविंग करूं। यूजुअली क्या होता है, जब आपने देखा होगा कोई टेम्पो चलाने वाला या कोई, क्योंकि मेरे फादर एक कंपनी की गाड़ी चलाते थे, उनके पास कोई CRB करके और होंडा सिटी गाड़ी होती थी, तो जब भी कोई ड्राइवर लेकर आता था तो अपने बच्चों को बिठाता था, उसको ऐसे ऐसे करके ना बचपन में सिखाते हैं कि थोड़ा आगे लेके जाते हैं। मेरे फादर ने कभी नहीं किया, जब भी वो गाड़ी कभी लेके भी आते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं उस गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठूं। वो ऑलवेज मुझे पता आता है कि वो क्या सोच रहे थे उस टाइम, कि वो चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा वो ना करे। राइट, वो मैं किसी जॉब को वो हिट नहीं कर रहा जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उसकी, बट वो चाहते थे कि मेरा बेटा ये ना करे जो मैं कर रहा हूँ। फिर वो चीज़ चलने लग गई, फिर स्कूलिंग, फिर आगे निकला, फिर मेरी लाइफ में जब मैंने 10th पास आउट करी तो मेरी मॉम का हार्ट अटैक हो गया उस टाइम। तो मेरे फादर को सबने बोला कि तुम यंग हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा भी जवान हो चुका है। मैं उस टाइम कुछ 17.5 साल का था, अब लीगल बाबा आप ज़्यादा बताएंगे है ना। तो 17.5 की एज थी, और हमारे रिलेटिव्स में ही लड़की थी, टचवुड आज उसकी वजह से मैं आपके साथ बैठा हूँ। मतलब कहते हैं हमेशा एक गाँव में कहावत थी कि जब बच्चा शरारती हो ना उसकी शादी करवा दो। अच्छा। और मुझे लगता है ये रियलिटी है। जब मेरे टाइम की, अब आजकल का पता नहीं यार अब क्या चल रहा है, अब आप बताएंगे अभी बट लाइक ये रियलिटी थी कि जब शादी हुई थोड़ा सा तो लाइफ में ना स्टेबल सा आया। मतलब पहले बहुत कुछ बाइकों से हाँ घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट शादी हो गई तो थोड़ा सा लगा कि यार कोई है जो घर पे स्टेबिलिटी आ गई एक लाइफ में। हाँ, पैसे कमाने हैं, एक जॉब करनी है, तो फिर लाइफ ऐसे आगे बढ़ी सर। ये थी कुछ, ये मेरी यूट्यूब से पहले की लाइफ थी। तो आपने अपनी पुरानी लाइफ तो बता दी, अभी की तो बता दो सर। अभी सर लाइक यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं मेरे। एक महात्मा जी टेक्निकल है, 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक वी में क्रिएटर्स है, टचवुड ये भी पॉडकास्ट लाइव हो रहा होगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उस पर भी हो जाएंगे, कुछ 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं। एक पे जो है हम लोगों को पहले करियर काउंसलिंग और ऐसी वीडियोस बनाता था, फिर धीरे धीरे हमने ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाई। बट जो मेरा वी में क्रिएटर्स चैनल है उसका एक बहुत सिंपल मोटो है कि हम क्रिएटर्स की हेल्प करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी एस्पेक्ट कि कोई शुरुआत कर रहा है वहां भी। मैं इंटरवीन करना चाहूंगा, पहला जो चैनल है आपका, हाँ जी, वो किससे रिलेटेड है? आई मीन उसमें क्या कराते हो आप? थोड़ा सा बताता हूँ। महात्मा जी टेक्निकल की शुरुआत हुई थी, जब ये पूरा चैनल के बारे में बताना पड़ेगा, मेरे को भी यूट्यूबर बनना था यार सच में। मतलब जब मैंने कितने टाइम पहले की 2015 की बात है। ओहो अच्छा। 8 साल मैंने, कुछ 7-7.5 साल जब मैंने ट्यूशन पढ़ाया GK2 एरिया, आप आई होप उससे पहले कर पाएंगे। ट्यूशन पढ़ाते हाँ, थे। ओके। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट करमन सिंह गुजराल अभी कनाडा में रहता है, उसने कहा यार आप सर जो पढ़ाते हो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते? तो मैंने कहा यार यूट्यूब ये हम लोग देखते थे तो क्योंकि इंटरनेट था थोड़ा बहुत हमारे पास, बट मैंने कहा यार ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे से तो होगा नहीं। उसने कहा सर एक प्यूडीपाई करके बंदा आप देखो। तो मैंने देखा एक नॉर्मल सा मास्टर आदमी प्यूडीपाई देख रहा है, जो एक गेमर था फॉरेन का। बोला भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये लाइफ की चीजें अलग है। बट जब उसने बातें बताई तो मैंने कुछ और यूट्यूबर्स सब सुने कि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं इंडिया में। तो मैंने उस टाइम टेक्निकल गुरुजी को देखा, मैंने एक शर्मा जी टेक्निकल थे उनको भी देखा, 2 क्रिएटर्स थे कि कुछ टेक वीडियोस लोग बनाते हैं और यार उनके फैन है लोग। मतलब पार्कों में ये मीटअप करते हैं, इनसे मिलने के लिए लोग आ जाते हैं पार्क में। और सेल्फी लेना मतलब समझ रहे हो आप, शाहरुख खान से सेल्फी ली जाती है हम जैसे। तो मैंने जब वहां पे देखा कि सेल्फी लेंगे लोग, मैंने कहा यार मोनोटोनस लाइफ चल रही है, कुछ अलग करते हैं। तो रात को आके थोड़ा यूट्यूब पे कुछ करने का सोच रहा था, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, पता ही नहीं था ये थंबनेल नाम की कोई चीज होती है। कुछ 10-20 दिन बाद जाके समझ आया वीडियो के ऊपर एक पिक्चर लगती है उसको थंबनेल कहते हैं। तो फिर हमने एक चैनल सोचा, बहुत सारे नाम सोचे, समझ नहीं आ रहा था। तो उसने कहा यार सब ये बन रहे हैं गुरुजी, ये गुरुजी बन रहे हैं, आप टेक्निकल महात्मा बन जाओ, टेक्निकल दिस टेक्निकल दैट सब बन रहे थे। आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज़ मैंने भी बाबा शाबा डाल दिया इसमें। ओके, तो मैंने भी कहा कुछ ऐसा बनाते हैं। तो मैं वहीं से निकला तो मेरे को लगा यार रेसिप्रोकल कर देते हैं,
कुछ महात्मा जी टेक्निकल करते हैं। तो उस टाइम तो कुछ साउंड नहीं करा, बट अब लगता है कि हाँ यार एक बड़ा सा नाम है, बढ़िया लगता है सुनने में मुझे। तो हमने चैनल बनाया, उस पर मैंने स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाई कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, ग्रेजुएशंस के बाद कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्योंकि मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता था, जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। तो ऐसी वीडियोस बनाई, चलने लग गई, इस पे काफ़ी बच्चों का रिएक्शन आने लग गया, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। मैं आपको बता देता हूँ, विद इन 10 मंथ मैंने 1 मिलियन कंप्लीट कर लिया था उस टाइम। ओके, और 2015 में स्टार्ट कर दिया था आपने? 2015 के एंड में, यानी कि End में 16 start में कर काफी स्ट्रगल तो था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि है, चैनल बिल्कुल शुरू है। किया और चला गया, 6-7 महीने बहुत धक्के खाए, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बट अक्टूबर में आते आते जब हमने चैनल को बनाया और शुरू करा, तो समझ आ गया कि स्टूडेंट के लिए काम करना है, जी। कि जो बच्चे आफ्टर 10th आफ्टर 12th करियर ढूंढना चाहते हैं उसके लिए काम करना है। तो मैंने वहां से वीडियोस बनाना शुरू करा और फिर धीरे से गाड़ी चल पड़ी। विद इन 10 मंथ हमने 1 मिलियन कंप्लीट कर लिया। मुझे याद है यूट्यूब इंडिया ने जो पोस्ट डाला था कि कौन कहता है कि फेस बिना दिखाए आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, वन ऑफ आवर चैनल Okay. जो मैंने 1 मिलियन कंप्लीट करा था बिना फेस दिखाए। और उस टाइम 10 मंथ में 1 मिलियन भी एक रिकॉर्ड था, आई थिंक यूट्यूब पे। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। पोस्ट डाला था, किसी का हुआ नहीं था। उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ा था आई थिंक अमित बड़ाना और बाकी क्रिएटर्स ने, जो फिर तो Entertainment भाई में साहब कैरी मनाटी ने एक दिन में 1 मिलियन किए हैं। Correct, मैं आपको एक छोटी सी ऐड कर देता हूँ इसमें, क्योंकि क्रिएटर वाला जो है, कैरी ने एक लाइन कही थी। मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब उस टाइम वो गाली वाली बहुत बकता था, तो मेरा ही मन था कि हम भी चलो ऐसे ही शुरू कर देते हैं, कुछ तो लोग देखेंगे यार। करेक्ट करेक्ट। तो उससे पूछा गया कि यार आपका क्या विजन क्या है, लाइक क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो उन्होंने कहा मेरा सपना है यार कि मेरे को ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने। अच्छा, अब सोचो, मैं उससे ना बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ कि एक बंदे का सपना था कि उसको यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर करने हैं, 1 मिलियन। और एक दिन ऐसा आया, कैरी मिनाटी ने ये बोला था कि उसका सपना है कि उसको 1 1 million, मिलियन 1 फॉलोअर्स million करने यूट्यूब पे। राइट। ओके, और एक दिन ऐसा आया जब उसके हर दिन 1-1 मिलियन बढ़ रहे थे, करेक्ट जब ये टिकटॉक वाली केस चल रही थी उस करेक्ट टाइम। करेक्ट। तो एज अ क्रिएटर सेम हमारे साथ भी ऐसा था। हम भी सोचते थे कि यार कुछ 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 3 सब्सक्राइबर। बट मैं आपको बता दूं, लगातार 2 सालों तक हमने अपने चैनल पे 5,000 7,000 सब्सक्राइबर डेली इंक्रीज कर, विद इन 2-3 ईयर्स हमने 4 मिलियन कंप्लीट कर लिए थे। तो ये जर्नी थी यार महात्मा जी टेक्निकल की। बट ये सब्सक्राइबर आने से, व्यूज आने से, मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि यार 1 मिलियन आपने सब्सक्राइबर पूरे किए, उस पर व्यूज आ रहे हैं कुछ, तो कमाई कैसे होती है क्रिएटर की? आई मीन इसका क्या रेशियो होता है कि कितने व्यूज आएंगे तो कितनी कमाई होगी, कितने सब्सक्राइबर्स है तो कितनी कमाई होगी, स्पेसिफिकली ऑन यूट्यूब? अब तो बहुत डिफरेंट सेगमेंट बदल चुका है। उस टाइम तो बहुत स्टार्टिंग में था कि यूट्यूब से एक एडसेंस से पैसा आता था। मैं नहीं, अपने हिसाब से आपको पहले बताता क्या हूं। होता था और अब क्या डिफरेंस है वो भी बता दो, क्योंकि जनता बड़ी क्यूरियस है ये चीज Okay. जानने में। पहले डिफरेंस ये था कि जब हमने चैनल शुरू किया था तो मोनेटाइजेशन के लिए कोई बेंचमार्क नहीं था कि Okay. आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का Views वॉच हो। टाइम चाहिए, हाँ। तब जाके आप एक एलिजिबल हो अर्निंग के लिए, Monetize एडसेंस होने के लिए। पहले ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद एक नई एलिजिबिलिटी आई कि 10,000 व्यूज ले आओगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, बट वो चल नहीं पाया क्योंकि लोगों ने फेक तरीके से व्यूज वगैरह गेन करने लगे। तो यूट्यूब ने नई पॉलिसी लेके आई 2018 के एंड में, जब उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे ले आएंगे तो हम आपको एडसेंस के लिए एलिजिबल कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक इनिशियल स्टेज में 2015 में जितने भी न्यूज चैनल थे ना छोटे छोटे यूट्यूब पे, वो 1-1 मिनट की वीडियोस बनाते थे। उनको मतलब ही नहीं था कि कोई 8 मिनट की वीडियोस, क्योंकि वॉच टाइम का फॉर्मूला उस टाइम था ही नहीं। वो इतना न्यूज स्प्रेड करते थे, जैसे श्रीदेवी का कुछ हो गया या Okay. और भी कोई न्यूज आ गई, वो 1-1 दिन में 100 वीडियोस डाल रहे हैं और उनसे वो महीने का 30-30 40-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। उस टाइम मेरे कई ऐसे फ्रेंड थे जिन्होंने नेहरू प्लेस जगह पे पूरी बिल्डिंग ली हुई थी और वहां पे एंकर्स एडिटर्स माइक लेके वॉइस ओवर कर रहे हैं। 1 मिनट की वीडियो बनाई, Okay. हमने लगाया और डाल दिया, मतलब 50 मुंह वाला सांप दिखा दिया थंबनेल के ऊपर। अच्छा, और पहले ना ऑडियंस इतनी अवेयर नहीं थी। आज आप किसी से मिलो, हमसे ज्यादा पता है उसको यार जो व्यूअर है कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पैसे कितने आते हैं। अगर एक आध गलत बोल दो तो बताता है भाई साहब, sponsorship रहेगा आपका। है ना। अब वो ज्यादा अवेयर है, पहले व्यूअर्स अवेयर नहीं था। तो वो थंबनेल पे देखता था कि लाइक 50 मुंह वाला सांप, ट्रेंडिंग में भी यही वीडियोस आती थी। भुवन बाम मुझे याद है क्योंकि बीवी की वाइन वन ऑफ द लेजेंड्स यूट्यूबर्स, जो शुरू से मैं उसको बहुत मानता हूँ कि यार उस बंदे ने एक ब्रांड बनाया लाइक कॉमेडी जॉनरा में। मुझे याद है 2016 में भी उसका लाइक रोला था, जब उसके कुछ 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे। जब मतलब यूट्यूब के इवेंट में मैं गूगल में गया था तब भी उसका रोला था। तो उस टाइम भुवन बहुत बार बार बोलता था यूट्यूब इवेंट्स में कि यार हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती, ऐसे 50 मुंह वाले सांप की वीडियो ट्रेंडिंग में आती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यूट्यूब के पास कोई एल्गोरिथम नहीं था, सही राइट वे नहीं था। टैग लगा दिए सलमान खान के, सलमान खान की वीडियोस नहीं आ रही, आपकी वीडियोस आ रही है।
क्योंकि उसमें टैग लगा हुआ है। ओके तो पहले ये सबसे बहुत चलता था, तो बहुत लोग परेशान रहते थे कि यार ट्रेंडिंग में कुछ और आ रहा है, ऐसे लोग बहुत पैसे कमाते थे। बट यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी क्लेरिफाई करते गए और आज बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर आप अच्छे क्रिएटर हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो मैं 110% आज बेट लेके कह सकता हूँ आपको 3 महीने में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक ग्रोथ की पॉलिसी है। अब आपका एक सवाल था कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। देखिए मल्टीपल वे है, मैं सारे वेज बताऊंगा आपको। सबसे पहला है एडसेंस। ये भी वेरी करता है डिफरेंट निश में। सबसे ज्यादा इंडिया में अगर एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट होता है वो है फाइनेंस क्रिएटर का। उनका आरपीएम है $2.3 के करीब। मींस कि 1000 व्यूज पे उनको $3 मिलता है। ओ तेरी, अगर आप भी अपना which is too good यार, which is too वेरी good. गुड। मतलब अगर आप देखें तो फाइनेंस के जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके $3 आरपीएम कहता है, रेवेन्यू पर माइल की। 1000 व्यूज पे यूट्यूब आपको कितने पैसे देता है। अच्छा, दैट इज द ओनली रीजन इतने सारे फाइनेंस के क्रिएटर्स घुसी जा रहे हैं इसमें, घुसी जा रहे हैं। एक रीजन तो ये है, इसके और भी मल्टीपल मैं रीजन जिसको देख रहा हूँ, हाँ मैं फाइनेंस का क्रिएटर हूँ, हाँ मैं, अच्छा मैं पहले ये था, अब मैं फाइनेंस का क्रिएटर हूँ। तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे एक तो ये रीजन है, दूसरा क्योंकि ना यहाँ पे क्विक मनी है फाइनेंस में, राइट। आप देखोगे सबसे ज्यादा मैं जो मिलता हूँ क्रिएटर से, जितने भी कोर्सेज कराते हैं, तो मैं पूछता हूँ सबसे ज्यादा तुम्हारा कोर्स कब बिकता है, तो वो डेज नहीं बताता, वो टाइम बताता है। वो कहता है सबसे ज्यादा हमारा कोर्स बिकता है शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्यों? इसका रीजन है, सबसे ज्यादा ट्रेडर, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट थी कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। बचे हुए 10% में से बाकी परसेंट ब्रोकरेज में चला जाता है। कुछ 1 या 2% ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल बना पाते हैं। ठीक है। तो वो जो 90% ट्रेडर लॉस करके खाते हैं ना 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है, हाँ। तब गुस्सा आता है कि यार कुछ सीख के करना है। तो फिर यूट्यूबर्स जो कोर्स सेल आउट कर रहे हैं, तो इनके कोर्सेज उस टाइम ज्यादा बिकते हैं क्योंकि वो बेचारे लॉस करके आते हैं और उसको रिकवर करने के लिए। तो एक ये भी रीजन है क्योंकि इसमें क्विक मनी है, इसके कोर्सेज ज्यादा बिकते हैं, आरपीएम अच्छा है, इसमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप अच्छा है। इतने सारे ब्रांड्स है, आप फाइनेंस में देख लें। मैं तो काफी क्रिएटर के साथ वर्क करता हूँ, बहुत ब्रांड है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है लॉकडाउन के बाद। तो आपने जैसे सवाल करा कि कौन कौन से तरीके हैं, तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि अगर कोई, अब ऐसे तो स्पेसिफिक मैं बहुत सारे बताता रहूंगा कि भाई लाइक फाइनेंस में आरपीएम ये है, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा है क्योंकि होस्टिंग बड़ा अच्छा बिकता है लोगों का, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा पैसा है। तो इस जॉनरा में पैसा है, बट ऑल ऑफ द एवरेज इंडिया में आरपीएम $1 है। इन द सेंस कि अगर आप 1000 व्यूज लाते हैं तो आपको $1 मिलता है। अब बहुत से लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे इस टाइम बैठ के, तो उनको लगे यार ये तो बहुत कम पैसे यार, लीगल हो इतने ही कमाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर सेवरल वेज जहां से पैसे आते हैं। तो एक तो एडसेंस हो गया, दूसरा है स्पॉन्सरशिप, कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बिजनेस का। मेरे पास 10-12 वीडियोस में मंथ में जाती है, एक स्पेसिफिक जॉनरा में मेरी वीडियोस हैं, उसी के कैटेगरी के कंपनीज आपको कांटेक्ट करती हैं और वो आपको पैसे देती हैं। इसके भी अलग अलग लाइक सर्कमस्टांसेस है कि व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू कितनी है, ये सब मैटर भी करता है। क्योंकि जो कंपनीज होती है ना, वो उनके यहाँ एम्प्लॉयज बैठे हैं, उस एम्प्लॉयज को इतना साउंडेड नहीं है। कुछ है सब्सक्राइबर देख के काम कर रहे हैं कि अरे इसके 10 मिलियन है, इसके साथ काम करो, उसको पता नहीं कि कैसे आए। करेक्ट। अब किसी के व्यूज बहुत आ रहे हैं तो इसके साथ काम हो रहा है, वो क्या डाल रहा है वो देखो। बट बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो बहुत कम व्यूज लाके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो समझना भी पड़ता है। बट आजकल कंपनीज ने लीगल टीम हायर कर रखी है, लाइक क्रिएटर्स वाली जॉनरा की पूरी टीम हायर कर रखी है। सबको पता होता है किस क्रिएटर की मार्केट में कितनी वैल्यूज और किसको कितना पैसा देना है। तो एक ये वे है। उसके बाद कोर्सेस, अभी आप देखो तो सबसे ज्यादा पैसे आज के रेट में कोर्स इंडस्ट्री से लोगों ने बहुत कमाए। ऑन द वे स्टार्टिंग 2016-17 एडटेक वाले पैसा कमाते थे। एडटेक में वो लोग जो एकेड वाले थे, जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत है। पूरा बिहार यूपी रेलवे के पीछे पड़ा है। आज भी एक पंजाब के सर मिले, वो अमरीश जी मैं बहुत जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ। मैं कहा जेन्युइन को डिफाइन करेंगे काम मिला रहे हैं ऐसा कि मतलब जेन्युइन हो जा रहा है ये पढ़ाने का। बोले नहीं सर, हम लोग दिल से पढ़ाते हैं, हम लोग बच्चों के लिए सोचते हैं। तो हर टीचर देखिए वो बात कहता है। बट आप देखिए रेलवे, एसएससी, यूपीएससी में ना फेलियर रेट ज्यादा है। एक एक बच्चा 5-5 बार ट्राई कर रहा है और वो 5 साल जब भी आता है ना, वो हर बार कोर्स खरीदता है। तो इसमें क्या है, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। पता है एक बार आप ग्रुप में आ गए तो 5 साल तो रहेंगे ही। तो टेलीग्राम ग्रुप्स आपने देखा होगा, एकेड के टीचरों का बहुत होता है कि आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। रीजन इज भाई एक बार आ गया तो 5-6 साल एवरेज फेल रहेगा। तो एकेड के टीचर ने करोड़ों रुपए कमाए। मैंने कई ऐसे चैनल्स में आपको बता सकता हूँ जो मेरे मित्र हैं, जो महीने का
3-3 करोड़ रुपए रेवेन्यू है उनकी एक एक इंडिविजुअल टीचर की, सिर्फ कोर्स सेलिंग से, जो कुछ नहीं कर रहे ज्यादा कि बहुत बड़ी कंपनी टीचर्स ने, अकेले घर में पढ़ाते हैं, महीने का 2 करोड़ 3 करोड़ की एडटेक में रेवेन्यू। तो ये था 2016-17 की बात। तो मुझे याद है जब मैंने भी कोर्सेज शुरू करे तो लोगों ने फ्रॉड ही कह दिया था, क्योंकि स्किल में कोर्स मतलब बेकार है। पर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि अगर एक योगा टीचर है भाई, वो क्या करेगा यार, वो लोगों को योगा ही तो सिखाएगा। और अगर वो मतलब ऑफलाइन जाके सिखा लो, पैसे मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर यूट्यूब पे पैसे मांग लिए तो तुम फ्रॉड हो। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि भाई दिस इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। हम और आप यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब मेरा भी सगा नहीं है, आपका भी सगा नहीं है। आज आपके व्यूज आ रहे हैं, कल गिर जाएंगे। ये रियलिटी हमने कई क्रिएटर्स को उगते हुए देखा और डूबते हुए देखा है मैंने अपने आंखों के सामने। सो अब लोगों को समझ आ चुका है, स्किल क्रिएटर्स जिनके पास स्किल है, कोई योगा सिखा रहे हैं, कोई कुकिंग, कोई टेलरिंग, कोई फाइनेंस सिखा रहे हैं लोगों को बैठ के, ये सब अपने कोर्सेज लाते हैं और बच्चों को कोर्सेज के थ्रू पैसा बना रहे हैं। तो इसमें भी एक बहुत मेजर चंक है इनका। उसके बाद एफिलिएट कह लीजिए, आपने देखा होगा, आपको मैं बता देता हूँ, नीरज जोशी एक मेरे फ्रेंड है, शायद उनको बुरा भी लग जाए बट कोई बात नहीं, दोस्त है वो। आप समझिए कि ब्रोकरेज हाउस, मतलब एक कंपनी ज़ीरोधा, एंजल वन, ये सिर्फ कमीशन 50 से 60 लाख रुपए क्रिएटर को पे करती है मंथली। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ रेकमेंड कर रहे हो कि गाइस मैं लिंक दे रहा हूं, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो मैं लिंक देता हूं, जाके ओपन करा लेना। ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना यार। आपको अगर शेयर मार्केट में आना है तो हर कोई खुलाएगा कहीं ना कहीं अकाउंट। डिस्काउंट ब्रोकरिंग से ज्यादा लोग खुलवाते हैं क्योंकि पैसा कम खर्च होता है। अब सोचिए 50 से 60 लाख रुपए, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब भारत में 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग 1% है, ये 50 लाख कमाते हैं, कौन से परसेंट में आ रहे हैं यार। तो दिस इज अ वे जो लोग पैसा बनाते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं। मर्च शुरू कर दिया, मेरे कई स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने डैडी से अपना परफ्यूम लॉन्च किया। सार्थक, आपने सार्थक गोयल करके जो लाइक ग्रूमिंग और इन सब के बारे में बात करता है, मैंने उसको जीरो से बिल्ड किया और अभी उसने रिसेंटली अपना एक डैडी नाम से परफ्यूम लॉन्च किया। भाई आउट ऑफ स्टॉक, मतलब उसको बंद करना पड़ा बहुत दिनों तक। एक इंडिविजुअल क्रिएटर की क्या लेवल है आप ये देख सकते हो कि मतलब रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्स है इंटरनेट, आप कंसल्टिंग कर सकते हो, लाइक बहुत सी चीजें। और ब्रांड डील लाइक स्पॉन्सरशिप की, लाइक अब वही मैंने उसके बारे में बात करी, जो ब्रांड डील और स्पॉन्सर्ड। तो ब्रांड डील ना 2-3 चीजों पे आजकल ना, स्पॉन्सर्ड और ब्रांड डील में लोगों ने डिफरेंस बता कर। स्पॉन्सर इन द सेंस कि यार कोई कंपनी आई, आपको पैसा दिया, आपने वीडियो बना दी, गायब। बट ब्रांड डील्स लोगों ने कहा यार गायब क्यों हो रहे हैं यार कंपनीज। ये सिखाया गया लोगों कि जब भी कोई स्पॉन्सर्ड आपके पास आए तो उनसे एक रिलेशन मेंटेन करो, जिससे एक वीडियोस नहीं, आप मल्टीपल वीडियोस मल्टीपल मंथ्स काम कर सको। ओके। तो आपको मैं बता दूं कि सेम ये चीज जब मैंने सीखी तो मैंने यही काम करना शुरू करा। मैं क्रिएटर इंडस्ट्री में हूँ और मैं 2-3 कंपनी के साथ लास्ट 1.5-2 सालों से वर्क कर रहा हूँ। वन ऑफ अ क्लास प्लस, जिनके लिए वैसे मैं उससे पहले भी कुछ कंपनी के साथ था, बट क्लास प्लस के साथ मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। उसके बाद बेंचमार्क जो पूरा स्टूडियोज और डिजिटल बोर्ड और कैमरे में प्रोवाइड करती कंपनीज, उनके साथ मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। तो समझ आता है कि आपको 10 कंपनीज के साथ काम नहीं करना, 1-2 कंपनीज चुन लो, उनके लिए आप एफर्ट्स डालो, उनको भी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज आपके पास एक ऑडियंस है, राइट ऑडियंस है। अभी मैं क्रिएटर्स के लिए काम करता हूँ सर, तो जितने भी जो टीचर्स हैं ना, बड़े क्रिएटर्स हैं, स्किल क्रिएटर हैं, सबको स्टूडियो चाहिए कि यार अमरीश यार स्टूडियो बता, लाइट बता, एक कैमरा बता, यार डिजिटल बोर्ड बता, कैसे पढ़ाऊं। मैं बोलता हूँ सर आपको टेंशन ना, पैसा मुंह पे फेंक के मारो मेरे। मैं कहा टेंशन मत लो, आप पैसा मारो मुंह पे फेंक के, मैं बनाता हूँ सर। तो क्रिएटर्स के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारी चीजें करे। वो कहता है यार मेरे को स्टूडियो बना के दे। करेक्ट। तो वो सॉल्यूशंस देना। अभी स्किल क्रिएटर्स हैं, वो कहते हैं यार मेरे को कोर्सेज लॉन्च करने हैं, मेरे पास 5000 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाऊं, तो उनको सॉल्यूशन देना। तो हर क्रिएटर्स का, जैसे आपका भी काम है, यू नो लाइक आप लोगों को लीगल एडवाइस देते हो, कंपनीज को लीगल एडवाइस देते हो, तो अब आपको पता है कि मेरा काम क्या है। 3-4 कंपनीज मिल गई, आपने उनको लीगली एडवाइस कर रहे हो कि क्या करना है। अमरीश, आप ये कह रहे हो कि एक क्रिएटर एडसेंस के थ्रू कमाता है, स्पॉन्सरशिप ब्रांड डील्स के थ्रू कमाता है, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाता है जी, और कोर्सेज बेच के कमाता है। मतलब ये इतनी सारे सोर्सेज हैं एक क्रिएटर के पास कमाने के लिए, और ये कोई छोटा मोटा सोर्स नहीं है। मतलब एक क्रिएटर एक महीने में, आपने बताया, खाली कोर्सेज बेच के 1.5 करोड़ रुपए छाप रहा है। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग से 30-40 लाख रुपए छाप रहा है। मतलब इतना मंथली इतना अमाउंट तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा यार, आएगा नहीं आएगा। अब उनको झूठ लगे, बट मैं आपको सेवी की रिपोर्ट बता देता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ फिन इन्फ्लुएंसर एक्सपोज्ड हुए थे कि उनका लाइक खुद का ट्रेडिंग लॉस में है और वो लोगों को सिर्फ कोर्सेज बेच के सिखा रहे हैं। तो उनकी कुछ रेवेन्यू आई थी यार, अभी कुछ 48 करोड़ रुपए क्रिएटर ने कमाए।
एक ने कुछ एक क्रिएटर ने कुछ लास्ट लाइक फाइनेंशियल ईयर में 150 करोड़ रुपए कमाए हैं। अच्छा। तो इस पे कई मीम्स भी ट्विटर पे कि यार अब पढ़ाना ज्यादा बेटर है ट्रेडिंग से। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका दायरा बढ़ जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस एक क्रिएटर को देख के जज कर लो पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को। आप एक अच्छे क्रिएटर हो, आप एक अच्छे पर्सन हो, जो आपके पास स्किल है। आपके पास कुछ भी स्किल हो सकता है, आप पढ़ाते हो यार, आप एकेडमी के टीचर हो। आपको मैं छोटी छोटी स्किल्स बताता हूँ। टेलरिंग, आपने देखा होगा ना, अगर आप और हम अपनी सिस्टर को बोलते हैं कि तू ब्लाउज सी, वो कैसा चेहरा बनाती है हमारे सामने। तो मैं कई बार आजकल कैमरे पे कहता भी हूँ, जो मैंने ये दुनिया देखी, आज ऐसे टेलरिंग क्रिएटर जो गांव में रहते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, जिनसे मिलता हूँ, वो महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं। मेरे ख्याल से शार्क टैंक पे भी आया था। और क्या राजा रानी उनका? बिल्कुल बिल्कुल, राजा रानी, उनको मैं 1 साल से कंसल्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी रिसेंटली आप सबने शार्क टैंक इंडिया पे देखा होगा उनको। मतलब वहां पे 2 हमारे क्रिएटर्स गए थे, कॉम्पिटिटिव वाले भी सर गए थे, मैं उनकी पिक्चर आप दूंगा तो दिखाइएगा। और दूसरा एक राजा रानी, वो भी गए थे। राजा रानी से जब मैं मिला था तो दे आर एक्सपर्ट्स, मतलब उनका बिजनेस मॉडल समझिए। जो लोग टेलरिंग में अगर कुछ लोग देख रहे होंगे या उनकी वाइफ या उनकी सिस्टर कर रहे होंगे, तो आप जरूर इस बात शेयर करिएगा। हमारे क्या होता है आप में, अभी मुझे किसी को क्रिएटर बनाना है, डिजिटल मार्केटर बनाना है, मेरा एक कोर्स है, आइए करिए, चले गए, अब बन गए। आप कंपनीज में जॉब करने, टेलरिंग वाला सेगमेंट अलग है। अब इसमें ना ब्लाउज के अलग अलग कट होते हैं साहब, मैंने उनसे मिला, सीखा। मैंने खुद देखा शार्क टैंक में समझा रहे थे वो सारा, कि वो ब्लाउज कट के दिखाया था। अब क्या होता है, ब्लाउज के कटिंग अलग अलग होते हैं। एक होता है प्रिंसेस कट। अब बैंगलोर में जब आप जाएंगे तो प्रिंसेस कट का रेट है 2000 रुपए। अच्छा। कि अगर आप 2000 रुपए टेलर मास्टर को देंगे तो वो प्रिंसेस कट ब्लाउज बना के देगा। अब वो लेडी इंस्टाग्राम पे बता रही है कि आप टेंशन ना लो, मेरा 1000 रुपए का कोर्स है, वो कर आप प्रिंसेस कट सीख जाओगे घर बैठे। और ऐसे 500 वो बनाओ प्रिंसेस कट। बिल्कुल, आप और लोग कर रहे हैं ना, सिखाना आजकल आसान, टेक्नोलॉजी इजी हो गई है। अब लोग सीख रहे हैं। अब घर में लेडीज है, दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम लगी रहती हैं। उन्होंने कहा 2000 टेलर को देने से बेटर खुद ना कर लूं। 1000 रुपए का कोर्स किया, प्रिंसेस कट सीख गई। अब फायदा इसमें यह है कि एक कस्टमर आया, इसका लॉन्ग लाइफ टेल बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब प्रिंसेस कट सीखा, अगला कट, तीसरा कट, चौथा, इतने सारे डिजाइन है। तो कस्टमर एक आ गया, उससे मल्टीपल कोर्सेज भी वो करवाते हैं। तो अब गांव जैसे शहरों में, जो गांव कस्बों में जो लेडीज होती हैं, वो महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमा रही हैं। मैं आपको नाम ले सकता हूँ, राजा रानी हो गए, टैलेंटेड ऋतु इंसान हो गई, जो कहती थी सर मेरे हाथ में मेहंदी नहीं उतरी, और मेरे ससुराल वालों ने जूरा ये काम पकड़ा दिया। और आज जब उनकी इंस्टाग्राम पे रील देखता हूँ तो क्या उनकी टीम देखता हूँ तो मजा आता है। बट अमरीश भाई एक बात बताओ, कोर्सेज में पायरेसी वगैरह नहीं होती क्या? उसमें नुकसान नहीं होता? मतलब क्या रिस्क फैक्टर क्या है ये? देखो, कोर्सेज में पायरेसी किस चीज की नहीं है? मतलब यार मैंने ऐसे देखे ग्रुप्स में कि 5-5, 10-10 हजार के कोर्सेज भी लिंक शेयर 300 रुपए में लो, 200 रुपए में कर रहे हैं शेयर। देखो सर, इसमें डिनाई नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है कि चोर विद्या सबसे बड़ी विद्या है ना? आप तो खैर लीगली देखते हैं सब चीजों का, तो इसमें मैं डिनाई नहीं कर सकता। बट सारा कुछ अब लाइक टेक्नोलॉजी हो गया है। कोर्स ऐसा नहीं कि एक बार बना के दे दिया, बिक रहा है। लोग सपोर्ट सिस्टम देते हैं कि भाई मैं वीकली आपसे मिलूंगा लाइव आके। नहीं, मतलब आप भी कोर्सेज बनवाते हो अपने क्रिएटर्स के, तो आप कैसे उनको इस जो रिस्क फैक्टर है पायरेसी का, उसको कैसे मेंटेन करते हो? तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो सॉफ्टवेयर है क्लास प्लस का, उसके अंदर सर्टेन वे है। एक पहला हमने जो लाइक प्रोटेक्शन रखा हुआ है कि जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसकी स्क्रीन पे, बच्चे की स्क्रीन पे वो नंबर फ्लैश होने लगेगा। जैसे मैं अमरीश भारती हूँ, मैंने जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया, तो वो जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होगा। अगर कोई सामने से भी रिकॉर्ड करता है तो वो नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, राइट, पहला तो ये हो गया। दूसरा लाइक DRA एक डिवाइस आती है कि आप उसको ऑनलाइन वेब पोर्टल पे चलाना चाहते हैं या नहीं, एक यूजर से एक ही लॉगिन कर सकता है। तो मल्टीपल सिक्योरिटीज है। कई बार टीचर भी नहीं चाहते कि इतनी सिक्योरिटी लगा दो कि मेरा बच्चा देखने में कंफ्यूजन हो। करेक्ट, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा कि बट इस चीज को रोका नहीं जा सकता बिकॉज मैंने कहा ना, चोर विद्या सबसे बड़ी विद्या है भाई साहब। जब मूवीज पायरेट हो रही है तो वो नहीं रोक पा रहे, तो हम क्या चीज है ना? राइट। अमरीश जी, आप बोलते हो कि आपके पास बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब कितने क्रिएटर्स हैं आपके पास? और मैंने ये भी सुना है कि आपकी किसी वीडियो में कि आपके पास इतने क्रिएटर्स हैं और टॉप क्रिएटर्स हैं, और 5 लाख सब्सक्राइबर से कम के क्रिएटर्स नहीं, आपके पास ऊपर ही है। नहीं, ऐसा सर बोल दिया होगा ताव में आगे किसी है ना। बट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं करता क्या हूँ, मैं सर क्रिएटर। बट सर प्लीज स्टॉप बीइंग हम्बल, वी नो व्हाट यू आर। आप खुल के बोलो सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुल के बोलूंगा सर। अभी लास्ट 1 ईयर में मैं बैंगलोर में कंपनी थी आईनिरॉन में, वहां पे काम करता था। मेरा 1 करोड़ का पैकेज था। इट्स नॉट बैड। 1 करोड़ रुपए क्रिएटर्स को मिल रहे हैं 1 महीने के, कोई बुरे अमाउंट नहीं होते। मतलब कॉलेजेस इतना पैकेज नहीं दिलवा पाती। मैंने वो जॉब छोड़ी
मेरा काम अच्छा चल रहा था, मैं दोबारा आ गया, मैंने कहा यार मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं दिल्ली आया दोबारा। मैंने पहले एक 500 क्रिएटर का इवेंट करा, क्योंकि मैं क्रिएटर्स के लिए काम करता हूँ, तो Correct. जो मेरे नोन के कनेक्शंस थे उनके साथ इवेंट किया, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट किया। हमने उसका नाम दिया था क्रिएटर समिट। फिर हमने उसी दिन डिसाइड किया, वो हमारे एरिया की एसीपी मैम थी, उन्होंने कहा था यार आज 500 किया है, एक दिन 5000 करेंगे। तो मैंने भी जिद्दी ठान ली, मैंने कहा करना ही है। तो मैंने 30 अप्रैल को मैंने डेट अनाउंस कर दी कि हम 5000 क्रिएटर का इवेंट कर रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम। विच ईयर? ये लास्ट ईयर था 2013। 30 अप्रैल 2023 में आपने एक डेट अनाउंस करी कि हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में 5000 क्रिएटर्स का एक इवेंट करेंगे। मैंने अनाउंस 2-3 महीने पहले कर दिया था, किया हमने 30 अप्रैल को था ये इवेंट पूरा। अच्छा 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 okay. तो मैंने डेट अनाउंस कर दी। लोग मुझसे पूछ रहे थे यार इतने क्रिएटर हैं अभी है ना। बट मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे काम करना है। मैंने लास्ट 4 मंथ्स लग के काम करे, मैं सोलो लगा रहा। कहते ना पीओसी कौन था, जितने भी बड़े क्रिएटर्स वहां पे आए थे सबसे पूछा गया कि आपका पीओसी कौन है, तो बोला अमरीश भारती। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि इतने क्रिएटर्स आजकल सर, हर क्रिएटर के अंदर ना एक ईगो होती है, क्योंकि उसकी खुद की फैन फॉलोइंग है। मतलब आप कहीं भी चले जाएं आपकी खुद की फैन फॉलोइंग है। तो मेरा एक स्टाफ कॉल करेगा आपको कि इवेंट है आ जाओ। कोई पर्सन अगर मान लीजिए दिल्ली में इवेंट है, मुंबई से आएगा, खुद पैसे लगा के आएगा, खुद होटल में रुकेगा, इतना मेरे पे वो एहसान नहीं कर सकता। तो मैं 4 महीने खुद लग के सबको, मैंने जितने क्रिएटर्स थे जो बड़े क्रिएटर्स थे, ऑलमोस्ट 500 क्रिएटर, उनको खुद कॉल किया। बाकी मेरा चैनल था, मैंने अनाउंसमेंट करे और टचवुड 22,000 रजिस्ट्रेशन आई मेरे पास। उस 22,000 रजिस्ट्रेशन सारे क्रिएटर हमने फिल्टर आउट करे कि वो क्रिएटर्स इवेंट में आएंगे जिनके 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बेस हो। एक बेंचमार्क हमने रखा, क्योंकि मैंने एक लाइन कही थी कि मैं बुलाऊंगा उसको जो मेरे जोक पे हंस सकता है। अच्छा, क्रिएटर की जोक पे सर क्रिएटर ही हंसेगा ना। करेक्ट करेक्ट। तो फिर हमने वो इवेंट करा और टच वुड मतलब इतना ज्यादा इवेंट से पहले हालत खराब थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द इवेंट वो ग्रैंड इवेंट बहुत सक्सेसफुल गया। मैं आपको बता सकता हूँ दिल से कि जितने भी क्रिएटर्स आए आज भी उनके मैसेजेस आते हैं कि यार अमरीश यार यूट्यूब से बड़ा इवेंट करा यार तुमने सच में। तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हमने वो इवेंट करा। उसमें हमारे स्पॉन्सर्ड रीगी थे जो कि फाइनेंस क्रिएटर के साथ काम करते हैं, और 1-2 और स्पॉन्सर्ड थे अर्ली, और जो बाकी क्रिएटर्स के लिए काम करते हैं। तो थैंक्स टू आर स्पॉन्सर्ड जिन्होंने इतना मोटा पैसा लगाया, बिकॉज यार कुछ 70 लाख रुपए खर्च किए थे मैंने उस इवेंट में। तो लोगों से पूछते थे भाई क्या जरूरत है इतना करने की, क्योंकि आउटकम हमने कुछ नहीं लिया। मतलब आप पूछोगे कि क्यों इतना अच्छा इवेंट क्यों गया। और कितने का इवेंट होगा वो, मतलब टोटल? वो ऑलमोस्ट मॉनेटरी, हाँ, हमने किसी क्रिएटर को पैसे नहीं दिए थे। ओके। सिर्फ एक्सपेंस जो वहाँ का हुआ था, स्टेडियम, खाने पीने, चेयर्स, ये वो जो बैनर्स, ऑलमोस्ट 67 लाख रुपीस खर्च हुआ था। तो ये इवेंट कैसे होते हैं? मतलब ब्रांड्स आते हैं आपके पास, स्पॉन्सरशिप देते हैं, कैसे होते हैं? मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब आप एक अकेला बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब आपने किया होगा, ऑब्वियसली आपकी अलग अलग ब्रांचेस होगी, अलग अलग लोग होंगे एसोसिएटेड आपसे, बट आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट भी हुआ होगा इन चीजों से। ये कई लोग जैसे क्वेश्चन आकर देते हैं, किसी को इवेंट करवाना है, फॉर एग्जांपल 500 लोगों का कराना 1000, तो वो कैसे करवाए इवेंट? सबसे पहले तो मैं बता दूं, इवेंट्स प्रॉफिटेबल नहीं होते। अच्छा ना, मतलब ये सोच रहे हो कि यार इवेंट करा के लोग पैसे कमा लेंगे, तो अब ना फिर वो पैसे तो कमा लोगे, लेकिन उस इवेंट का ना वाव फैक्टर नहीं आएगा कि यार मजा आ गया उस इवेंट में। हो ही नहीं सकता ऐसा। वो मजा आ गया इसका मतलब आपने पैसे नहीं कमाए। मतलब मैं अगर पैसे तब कमाता जब मैं स्टेज पे कोर्सेस अनाउंस करता, कुछ लॉन्च करता, लोग कहता है भाई इसी के लिए बुलाया था इसने ये लॉन्च कर रहा था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इट वाज जस्ट अ पार्टी। हमने 2 मोड रखे थे। पार्टी मोड लाइक नेटवर्किंग, क्रिएटर्स आए और आपस में नेटवर्क करें, फर्स्ट। दूसरा, हमने पैनल बिठाए थे सब, जैसे फाइनेंस क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ हेल्प क्रिएटर्स। हमने लाइक जो यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं वो अलग क्रिएटर्स थे। हमने एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स अलग बिठाए। हमने सबको पैनल बिठाया और सबने बताया कि यार अगर तुम्हें फाइनेंस क्रिएटर बनना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं वहां पे, 2000 3000, तो उनका इंस्पिरेशन था वो क्रिएटर जो स्टेज पे बैठा था कि यार मैं आज 3 मिलियन कैसे आया। तो एक वहां पे एंकर थे, उन्होंने सवाल पूछा सबसे। तो वो एक बड़ा अच्छा इवेंट रहा कि सबको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानने को मिली। दूसरा, नेटवर्किंग। मतलब मैं देख रहा था कि हर कोई नेटवर्क बनाने में बिजी था। आपको मैं एक हंसी बात बताता हूँ, एक दीपक दहिया एक अच्छा लड़का है, तो मैंने उससे फोन कराया, कुछ क्रिएटर इस जॉनरा के हैं तेरे सेक्टर में? तो वो एक 30 सेकंड का पॉज ले गया था, अरे सर आप ही के इवेंट में सबसे मिला था मतलब आपके पास सबका नंबर तो होगा ही। बट बीइंग अ क्रिएटर आप नेटवर्किंग की बहुत बात करते हो, तो क्या रोल क्या है नेटवर्किंग का? मतलब कोई क्रिएटर बनना चाहता है, नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए? लोगों से मिलना जुलना वो कितना इंपॉर्टेंट है? बट आई हैव सीन दोज क्रिएटर्स ऑल्सो जो कि नेटवर्किंग पे बिलीव ही नहीं करते।
वो अकेले बैठ के अपना काम धाम कर रहे होते हैं. दीज पीपल आर ऑल्सो सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री. तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या नेटवर्किंग करनी चाहिए? बिना नेटवर्किंग के भी काम चल जाता है, क्या है? मैं आपको बताता हूँ, आपने दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है. उनका तो ईयर के स्टार्टिंग में एक रेजोल्यूशन डाला कि इस ईयर मुझे 0 नेटवर्किंग करनी है. ओके. ये मैं आपको बता रहा हूँ. अक्षय श्रीवास्तव है एक फाइनेंस के क्रिएटर, उन्होंने अपनी रिलेशन में लिखा ट्विटर पे कि मुझे 2014 में या 13 में क्या करना है, 0 नेटवर्किंग. अच्छा. अब क्या होता है, ऑल अबाउट बिजनेस सर. इसको क्रिएटर ले या बाकी ले, जो जिस तरीके से पैसे कमाता है ना, वो उसकी तारीफें करता है, और जिससे नहीं कमाता है उसकी बुराई करता है. ये आप चेक कर लेना अपने इंडस्ट्री में. वो क्रिएटर जो स्पॉन्सर खूब लेता होगा, वो स्पॉन्सरशिप की तारीफ करेगा, और वो कोर्सेज की दब के बुराई करेगा. जो कोर्सेज कराता होगा वो बोलता है पागल है, दूसरे का प्रोडक्ट पता नहीं कैसा है, हम भैया कोर्सेज सिखाते हैं, बस बात खत्म. तो मैं ऐसे मेरा तो काम तो सबसे मिलना है. तो मुझे एक बात समझ आ गई, जिसको जिससे बेनिफिट मिल रहा है वो काम कर रहा है. कई ऐसे क्रिएटर हैं जिनको नेटवर्क नहीं बनाना. तो जब आप नेटवर्क नहीं बनाते तो आपके कुछ सोर्सेस कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेस तो है ना. यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो, आपकी पब्लिक जनरल फैन फॉलोइंग तो है ना. अब सोशल तो हो ही, भले आप सोशल मीडिया के थ्रू हो, बट सोशल तो हो. हाँ, आप अपने जॉनरा के लोगों से हिट नहीं कर रहे क्योंकि आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी चल रही है, लोग मुझे देख ही रहे होंगे. दूसरा, ब्रांड्स आपको रीच आउट कर ही रहा है. मेल पे ब्रांड के मैसेज आ ही रहे हैं, आपका एक बंदा उससे कनेक्ट कर ही रहा है. करेक्ट. पैसे जब वहां से आ रहे हैं तो फिर नेटवर्किंग का फायदा, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नेटवर्किंग करोगे तभी बिजनेस आएगा. नेटवर्किंग करना क्यों है, किससे करना है, उसमें कब बेनिफिट लेना है, ये भी सीखना पड़ता है. सिर्फ लोगों से मिलते रहोगे तो आपका टाइम बर्बाद है. करेक्ट. मतलब आज अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अभी रिसेंटली कुछ फाइनेंस के टॉप ब्रोकरिंग हाउस के लिए कोर्सेज बना रहा हूँ. ओके. अब उनका ये कंसर्ट है कि अमरीश जी यार, पहले मैं उनको बताता हूँ कि देख भाई, मैं कर क्या रहा था 8 साल से. मैं 8 साल से ना क्रिएटर से दोस्ती बना रहा था. उसमें से 50% क्रिएटर मेरे फाइनेंस वाले हैं. ओके. मैं बना साइड से रहा था, तू ये काम कर रहा था, मैं तेरे लिए तो कर रहा था. ओके. क्योंकि मैं आप ही के लिए तो ये फाइनेंस क्रिएटर से मिल रहा था. विच इज द राइट वे. राइट. तो मैं उसको ये बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा था इंडस्ट्री में. तब उन्होंने डिसाइड किया चलो अमरीश जी अपना एजुकेट करते हैं क्रिएटर्स को कि आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बनना कैसे है. तो मैं उनके लिए कोर्सेज बना रहा हूँ, उनके लिए वेबिनार लेता हूँ. राइट. तो मेरा काम नेटवर्क के साथ साथ मुझे पता है मुझे उस काम के बेनिफिट कैसे लाना है. करेक्ट. तो नेटवर्क का मतलब नहीं कि सिर्फ लोगों से मिलते जाओ, सब मिल रहे हैं, सबसे दोस्ती हो रही है. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ब्रूट हो गया कहता हूँ, अब मैं ना एंटरटेनमेंट वालों से नहीं मिलता हूँ. ओके. मैं अवॉइड करता हूँ. मतलब जनरली मेरे पास इनविटेशन आती है कि अमरीश जी लाइक सरमन जोशी से अवार्ड मिलेगा आपको. मैं बोला ठीक है सर, पर मेरे को क्या मतलब है उस अवार्ड लेके. करेक्ट. करेक्ट. आपको जो तेरे नाम की एक लड़की उसमें जो एक्ट्रेस है सर, उससे अवार्ड दिला रहे हैं. थैंक यू सर, बट मेरा सर कोई लेना देना नहीं है उससे. करेक्ट. मुझे आपसे अवार्ड लेना सर बहुत पसंद है. मुझे हाँ, मुझे पता है मेरा काम किससे है सर. आपसे मैं सीखने को मिलेगा. मुझे वहां क्या सीखने को मिलेगा? ना मुझसे उस दोस्ती होगी, ना कुछ फायदा है, कोई मतलब नहीं है, बस अवार्ड लेके क्या करना है. तो अब मैं अपने जॉनरा के क्रिएटर से ज्यादा मिलता हूँ जो स्किल्ड एजुकेशन इन चीजों पे काम करते हैं, जिनसे मैं आपके काम आ सकूं और आप मेरे कभी काम आ सके. करेक्ट. तो ये जॉनरा है. नेटवर्किंग ऐसे मत करो, पर्पस के साथ करो, वो इंपॉर्टेंट है. ट्रूली सेड यार. आई टोटली अग्री. एक और चीज, आप YouTube के अलावा भी ऐसे क्रिएटर्स हैंडल करते हो जो खाली इंस्टाग्राम पे है फोकस्ड या फेसबुक पे फोकस्ड है. और मुझे ये भी बताइए कि इंस्टाग्राम पे अगर आपके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है तो वो क्रिएटर कितना कमा सकता है? फेसबुक की कोई वैल्यू है या नहीं है? स्नैपचैट की कोई वैल्यू है या नहीं है? या खाली YouTube से ही एक क्रिएटर कमा रहा है? मैं 3 क्वेश्चन आपने पूछे. स्नैपचैट का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वहां पे एक्टिवली नहीं हूँ. मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पे बहुत डेडिकेटेड काम करता हूँ. फेसबुक की मैं आपको बताता हूँ. वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उसका नाम था वसंत झांगड़ा. 2017 में उसने हमारा कोर्स किसी उधार लेके लिया था. अपना फोन भी नहीं था और वीडियोस बनाता था. अचानक से उसने स्विच कर दिया प्रैंक वीडियोस बनाने में, और 18-19 में उसने प्रैंक वीडियो शूट करना शुरू कर दिया. सर वो लेजेंडर से चलता है आज. अच्छा. और फेसबुक क्या है ना, सोशल प्लेटफॉर्म है. जैसे गांव की शादियों को ड्रामेटिक तरीके से दिखाना. ओके. कोई लड़की छेड़ देना, उसको पकड़ के उसको पीटना कि लड़की क्यों छेड़ी, है ना. सोशल मैसेज. आपने वरुण पूर्थी का वीडियो देखा है? बिल्कुल देखा. वन ऑफ आवर क्रिएटर जो आज से 10 साल पहले सोशल वीडियोस बनाता था. गरीब को जाके 5,000 रुपए दे देना. तो जब वरुण पूर्थी फेसबुक पे ये काम उस टाइम करता था तो फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं था. ओके. लेकिन वरुण पूर्थी ने फेसबुक पे लगा रहा, और फेसबुक की जब मोनेटाइजेशन आई तो आपने देखा होगा वरुण पूर्थी की यूट्यूब पे वीडियो नहीं है. वो डालता ही नहीं है. वो सिर्फ काम कहाँ करता है? फेसबुक पे.
तो फेसबुक पे जो लोग सोशल वीडियोस बनाते हैं ना, वो महीने के 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। वन ऑफ अ क्रिएटर संजू शेरावत, आपने देखा होगा एक लड़का जो गाड़ियों में बहुत घूमता है, लाइक उसके पास स्पोर्ट्स कार बहुत है। उसने सारा पैसा कहां से कमाया? फेसबुक पे वीडियोस बना के। यूट्यूब पे उसका कोई नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं, वो मतलब कर्जे में डूब चुका था। लेकिन जब उसने फेसबुक पे सेम ऐसी वीडियो बनाना शुरू करी कि एक ना कॉमन पैटर्न है कि एक बंदा आता है, गाड़ी से उतरता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं, देखा तुम कहाँ हो? मेरे पति इस कंपनी में एमडी है, मतलब एमडी की जॉब करते हैं। वो चुप रहता है कि अचानक से उसका पति आता है साइड से, वो कहता है हेलो सर। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। तो लोगों को ना, गांव देहात के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में होते हैं, तो ऐसी वीडियो को खूब शेयर करते हैं। तो फेसबुक का मोनेटाइजेशन पॉलिसी शेयरिंग वैल्यूज पे डिपेंड करता है, और लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं फेसबुक से। अब आपने दूसरा पूछा इंस्टाग्राम से, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम क्रिएटर को ये कहना चाहूंगा कि यार सबसे पहले ना अपना पर्पस डिसाइड करो कि आपको किस जॉनरा में काम करना है। मैं कई ऐसे क्रिएटर रोज मैसेज करते हैं, अमरीश जी 1 मिलियन होगा, सच बताओ 1 रुपए नहीं कमाए इंस्टाग्राम से। 1 मिलियन की बात कर रहा हूं, आपने तो 1 लाख की बात करी थी। मतलब मिलियन उनके पास क्या है, फॉलोअर्स हैं, और वो 98 नहीं कमा पा रहे इंस्टाग्राम से। सबसे पहली चीज, आप करना क्या चाहते हो ये समझना पड़ेगा आपको, कि आपका पर्पस क्या है। क्या आप लीगल सिखाते हो लोगों को? क्या आप फाइनेंस सिखा रहे हो? क्या आप कोई एनएलपी ट्रेनर हो? क्या आप कोचेस हो, बिजनेस कोच हो? आप किसी भी सेगमेंट में, लाइक कोई भी काम, टेलरिंग क्रिएटर्स हो, कुकिंग सिखाते हो आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मिनी ब्लॉग्स जो आजकल लोग बना रहे हैं। पर्पस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ब्रांड नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ ब्रांड के पैसे हैं, क्योंकि बोनस वाला तो जो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया था वो फेल हो गया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कोई भी मोनेटाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके इंस्टाग्राम के थ्रू आप कमा सकते हो? बोनस बीच में आया था 1 साल पहले, बट वो फेल मॉडल था उनका, उससे कोई भी क्रिएटर कमा नहीं पाया रेवेन्यू। तो इंस्टाग्राम आगे जाके मोनेटाइज हो सकता है? कोई संभावना है, कोई रिपोर्ट है, कोई ऐसा कोई रूमर है, हॉक्स है? मैं आपको बताता हूँ, ये रूमर्स नहीं, आप चेक कर सकते हो खुद अपने एनालिटिक्स में। जब आप शॉर्ट्स की वीडियो को एनालिटिक्स में चेक करोगे तो आपको शॉर्ट्स की भी वॉच टाइम दिखाता है वो, रिटेंशन, वॉच टाइम, ये सारी चीजें दिखा रहा है। हम सोचते थे कि 30 सेकंड में एड्स कैसे डिस्प्ले होगा, बट आप देखो आपकी उस वीडियो का एनालिटिक्स आने लग गया कि 30 सेकंड की वीडियो थी, उसमें यूजर ने 9 सेकंड देखा, मतलब वॉच टाइम पे डिपेंड होने लग गया, यूजर कितना ड्रिवन कर रहा है। तो ये सब डेटा यूट्यूब, इंस्टाग्राम कलेक्ट कर रहा है, जो कि अपने वो एडवर्टाइजर, लाइक जो उसके एडवर्टाइजर होंगे उसको दिखा रहा है, जिससे वो एड लेके आएगा। और डेफिनेटली यूट्यूब का तो पार्टनर प्रोग्राम है ही, जिससे शॉर्ट्स वीडियो पे पैसे मिलते हैं, कम मिलते हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, 25 मिलियन पे कुछ 30,000 रुपए मिलते हैं, बहुत कम। 25 मिलियन ज्यादातर लोगों को जाती भी नहीं। हाँ, वन ऑफ आवर क्रिएटर, आप दुष्यंत कुकरेजा का आपने नाम सुना होगा। कुछ उसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी यूट्यूब पे। और जब मैं उससे मिलता हूँ तो कहता है मेरे बहुत बंदे, उसके कुछ मंथली 100 मिलियन व्यूज आते हैं। तो रीजन इज बीइंग कि जो बच्चों से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं ना, बच्चों वाले कंटेंट। देखो आज मैं कहाँ गई, बच्चे बहुत हैं, और ये बच्चे सब फोन में लगे रहते हैं। हम और आप किसी की वीडियो एक बार देखते हैं, और ये बच्चे एक वीडियो को 20 बार देखते हैं। आपका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सौरभ जोशी। आप सौरभ जोशी को आप देखेंगे, वो क्रिएटर में पॉपुलर है, बट व्यूअर में ना, आम जनरल पब्लिक में आप उसके बारे में उतना नहीं सुनेंगे। बच्चे उसकी वीडियो देखते हैं, उसकी वीडियोस में ज्यादा व्यूज इसलिए हैं कि एक बच्चा उसकी एक वीडियो 100 बार देख रहा है। सर आपकी वीडियो आपका व्यूअर एक पूरा भी नहीं देख पाता। करेक्ट। सौरभ जोशी का एक बच्चा 100 बार देख रहा है, और टीवी में लगा के एक ही वीडियो को रिपीट करे जा रहा है, तो दैट्स व्हाई उनके व्यूअरशिप ज्यादा है। तो बच्चों से रिलेटेड, अब मिस्टर बीस्ट को देख लीजिए, उसका कंटेंट आप देखते हैं क्या? आपने मिस्टर बीस्ट को सुना है? सुना यार एक बड़ा क्रिएटर है भाई, बहुत पैसा है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स उसके पास है, बट आप उसकी वीडियो नहीं देखते। कौन देख रहा है? बच्चे बैठ के देख रहे हैं कि यार उसने अभी रिसेंटली, लाइक मिस्टर बीस्ट ने अनाउंस किया 1 दिन पहले कि मैं अपने बर्थडे में कुछ टेस्ला गिफ्ट कर रहा हूँ, 25-30। अब बच्चों को ना बड़ा फैंटेसाइज करता है कि यार भाई 30 टेस्ला गिफ्ट कर रहा है भाई, लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दीज आर द कंटेंट जो पैसे बनाते हैं। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स में, कि मेरा है काम किस चीज का, वो क्लियर है, तभी आप पैसे बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। मतलब फ्यूचर में भी इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज हो सकता है यूट्यूब और फेसबुक की तरह? बिल्कुल, क्योंकि उसके एनालिटिक्स रिपोर्ट आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मोनेटाइज होगा, और यूट्यूब कर चुका है। यार एक बार जनता को बताओ ना, फेसबुक से कैसे पैसे कमा रहे हैं लोग, मतलब कैसे मोनेटाइज करते हैं? जैसे आपने यूट्यूब का बताया कि एक क्राइटेरिया होता है, तो फेसबुक का बहुत नई चीज है, काफी लोगों को नहीं पता।
और काफी लोगों को जिनको पता है वो चुपचाप वीडियो डाल के पैसा कमा रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों को बताओ ना यार, फेसबुक का जानना चाहते हैं क्या क्राइटेरिया होता है, प्रोफाइल पे पैसे मिलते हैं, पेज बनाने पे पैसे मिलते हैं, या सारी चीज बताओ Right. फेसबुक के बारे में। फेसबुक पे आपको एक पेज बनाना पड़ता है। पेज के बाद कुछ एग्जैक्ट नंबर में यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, मैं दे दूंगा। 10,000 लाइक्स चाहिए और हर वीडियो 3 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए। अच्छा, प्रोफाइल पे नहीं मिलता पैसा? नहीं, प्रोफाइल पे नहीं, पेज बनाना पड़ेगा Okay. आपको और मोनेटाइज करवाना पड़ेगा उसको जब आपके 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। और कुछ 90,000 वॉच आवर्स है, एग्जैक्ट नंबर मेरे माइंड में नहीं है फेसबुक का, आप यहाँ पे लाइक डाल दीजिएगा स्क्रीन पे। और 3 मिनट से ऊपर की वीडियोस होनी चाहिए। अब आप आज से नोटिस करना, जितने भी ये लोग फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं ना, इनकी वीडियोस 3 मिनट से ऊपर की मिलेंगे आपको। करेक्ट। तभी वो एड प्लेसमेंट आएगा। और बाकी लाइव में आके जैसे यूट्यूब पे सुपर चैट है, वैसे ही उनका भी सुपर लाइक स्टार और ये सारे कॉइन्स मिलते हैं वहां पे भी। मतलब प्रोफाइल नहीं, पेज बनाना पड़ेगा। हाँ। और पेज का भी क्राइटेरिया है कि कम से कम 10,000 10,000 फॉलोअर्स चाहिए। फेसबुक पे आपको 10,000 फॉलोअर्स चाहिए और कुछ और सब ऑफ क्राइटेरिया है वॉच टाइम का, वॉच टाइम का, जैसे यूट्यूब पे। राइट। बट अमरीश भाई, आपने इतना कुछ बताया यार, आप एक चीज बताओ, मैं काफी देख रहा हूँ यार, लोग ना लॉन्ग फॉर्मेट से छोड़ के शॉर्ट्स में आ रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो आगे जाके लॉन्ग फॉर्मेट चलेगा और या फिर शॉर्ट फॉर्मेट चलेगा, पैसा किस में है सबसे ज्यादा? ये भी ना एक डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है कि मतलब सबसे पहले चलेगा क्या। आपने इसको जनरल पब्लिक में देखो, जब हम कभी सैलून में जाते हैं, मैं अभी रिसेंटली एटीएम के बाहर खड़ा था, तो मैं एटीएम में मुझे कुछ ना ज्यादा कैश निकाल लेते, तो 25-25 निकल रहे थे। तो मैंने कहा भाई 2 मिनट दे दो यार, थोड़ा निकाल ले हम। मैं देखा उसने दीवार टांगा, उसके ऊपर और रील में लग गया वो। तो मेरा बंदा निकाल रहा था, मैं उसको देख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन बिहेवियर क्या है। हम सब जैसे खाली बैठते हैं, हम रील देखना शुरू करते हैं। करेक्ट। हम पूरे दिन में 100 से 150 रील देख जाते हैं। फिर 150 रील और लॉन्ग वीडियोस एक, वो भी जो देखी है वो याद है कि देखी कौन सी थी। और शॉर्ट्स वीडियो पता ही नहीं है कौन सी देखी है, लेकिन देख तो रहे हैं ना शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स में वो ज्यादा ही माइंड में रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा हुक वाला गेम है ना। जैसे अभी लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स हैं शॉर्ट्स के जो अलग अलग कंटेंट बनाते हैं, जिनसे लोगों के दिमाग में चिपक जाता है कि यार ये लाइक ये बंदा थोड़ा अलग कंटेंट बना रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन अ लॉन्ग वे शॉर्ट्स कंटेंट डेफिनेटली ज्यादा चलेंगे, इसमें नो डाउट। लॉन्ग वीडियोस ज्यादा से ज्यादा मोनोपोली क्रिएट करेगी। जैसे आपका एक फैन बेस है जो आपको पसंद करता है, वो देखेगा। दूसरा, वो लोग जिसको स्किल कंटेंट चाहिए, जैसे मुझे किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, किसी को क्रिएटर सीखना है तो मेरे चैनल पे आके सीखेगा, किसी को किसी चीज के बारे में लीगल जानना है। जैसे मैंने एक बार जाना था कि यार ओयो में जाने के बाद कैसे बचा जाए, होप आपकी एक वीडियो वायरल थी। तो लोगों को पता होना चाहिए, तो वो कंटेंट देखने आएंगे लोग। एंटरटेनमेंट से लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे, वो शॉर्ट्स को ही देखेंगे। आपको शॉर्ट्स वीडियो में आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा ऐड करूंगा बीच में, अभी यूट्यूब ने रिसेंटली एक क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम चालू करा, जिसमें उसने हर सिटी से सिटी एम्बेसडर बनाए। तो उसने दिल्ली से मुझे बनाया और 2013 का भी सिटी एम्बेसडर मैं रहा। 13 की स्टोरी बताता हूँ। हमने दिल्ली में 4 इवेंट्स करे यूट्यूब के ऑफिशियल, जहाँ पे 700 यूट्यूबर को बुलाया। तो मेरा काम ही था कि लोगों को सिखाना। मुझे थोड़े बड़े क्रिएटर बन गए थे, 1,00,000-1.5 लाख वाले। तो मैंने एक से पूछा कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने कहा 1.5 लाख। मैंने कहा यार कौन सी वीडियो चल गई थी, तो उन्होंने कहा मेरी एक वीडियो पे 250 मिलियन व्यूज है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्या बना दिया तुमने। तो एक बर्फ की सिल्ली घिसने वाला कोई गेम आता है यार। मैंने कहा बस कुछ नहीं, मैं बर्फ की सिल्ली घिस रहा था, उस पर 250 मिलियन व्यूज है। तो YouTube ने ये प्रोग्राम चालू इसलिए किया था कि लोग बर्फ की सिल्ली घिस गए कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर ले आते हैं, इनको पता ही नहीं है कि धंधा करना कैसे है, ये अमरीश जी आपको सिखाना है। तो उन्होंने अलग अलग सिटी में, जैसे राजस्थान से, जयपुर से लेबर लॉ एडवाइजर हैं, उनको बनाया। दिल्ली से मुझे बनाया। नोएडा से वन ऑफ आ क्रिएटर लखनीत करके एक है, हस्बैंड वाइफ, उनको बनाया। तो सब कॉमन फ्रेंड्स बन गए। तो यूट्यूब ने एक प्रोग्राम चालू किया। इट मीन्स कि यूट्यूब भी शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम, जो रील्स पे, क्योंकि अभी भी देखें तो शॉर्ट्स वीडियो में इंस्टाग्राम आगे, तो जस्ट बिकॉज वो पैसे भी नहीं देता है, तो यूट्यूब को लगता है हम क्यों ना आगे जाए। तो जब 2 कॉम्पिटिटर आपस में लड़ रहे हो तो बेनिफिट क्रिएटर्स का होगा जो शॉर्ट्स वीडियो बना रहे होंगे। करेक्ट, आई एग्री, आई टोटली एग्री। अमरीश जी, एक बात बताइए, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं लोग, फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से नहीं कमा रहे इतना, खाली ब्रांड डील्स आती है, स्पॉन्सरशिप्स आती है, फिर भी आती है, उसके अलावा और कोई मोनेटाइजेशन ऑप्शन है नहीं इंस्टाग्राम पे, बड़ा मोनेटाइजेशन ऑप्शन। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी तक छुपा हुआ है,
जनता के सामने नहीं आया, उस पे भी आप वीडियोस डाल के पैसा कमा सकते हो। राइट मतलब वीडियोस डाल के पैसा कमाना तो बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे मौज वगैरह। मैं अभी एक क्रिएटर में था, तो वहाँ एक क्रिएटर बैठी थी, तो मैंने पूछा हेलो मैम कैसे हैं आप, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। तो उसका भाई कहता है मेरी दीदी के टिक्की पे 1 मिलियन फॉलोअर है। मैं ऐसे कि टिक्की कौन सा प्लेटफॉर्म है ना, तो मैंने पूछा टिक्की करा, हाँ सर एक नया प्लेटफॉर्म है, होगा भाई मुझे नहीं पता। तो ऐसे मल्टीपल टिक्की मौज ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, जोश वगैरह प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे टियर 2 टियर 3 के क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं, जो डांस गाना नाच ये सब करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं। बट अगर ऑथेंटिकेट टियर 1 ऐसी ऑडियंस, एजुकेशनल ऑडियंस, ट्यूटोरियल बेस्ड सिखाना चाहते हैं, तो यूट्यूब वन ऑफ द मेजर वन है। सेकंड इज इंस्टाग्राम। फेसबुक पे आप एजुकेशनली सोशल वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वेज हैं, लोग ई कॉमर्स के थ्रू पैसा बनाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाते हैं। तो तरीके बहुत से हैं जो राइट वे हैं जिनसे वो पैसा बना सकते हैं। अमरीश भाई एक बात बताओ यार, मतलब मैं काफी जगह देख रहा हूँ अंधविश्वास सबसे ज्यादा बिक रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या फिर भूतों के टॉपिक हो गए, मतलब कुछ हमारी जनता को बताओ कि 2024 के बाद जो अब फ्यूचरिस्टिक सोशल मीडिया का जनरेशन जो ज्वाइन कर रही है, कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, उनको कौन सी पर्टिकुलर नीश पकड़नी चाहिए? फाइनेंस पकड़नी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या लॉ की हो गई, या फिर अंधविश्वास की तरफ जाना चाहिए उनको? ठीक है, आपका वो टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा एज अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव। मैं उस चीज़ को राइट और रॉन्ग में जज नहीं कर रहा हूँ। देखिए अभी जो सिनेरियो आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे ज़्यादातर पॉडकास्ट चैनल पे या नॉर्मली लाइक टॉपिक्स, अगर लोग भूत का टॉपिक ले लेते हैं तो बड़ा लोग सुनने में आ जाते, लोग सुनते हैं। तो मैंने उस क्रिएटर से पूछा, मैंने कहा यार ये भूत का टॉपिक, तो उसने बड़ा राइट आंसर दिया, बड़ा सुनने में आपको अच्छा लगा। उसने कहा पहले कोई सुनाने वाला नहीं था, है ना। मैंने कहा यार बात बड़ी गहरी कर रहा है। तो उसने मुझे आंसर दिया कि पहले कोई सुनाने वाला नहीं था। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि डेकेड्स में ना चीजें बदलती हैं, बदलती नहीं है, सेम वही आ जाता है। आज से 10 साल पहले जब मैं गांव में था, भूत की कहानियां, वही किस्से, वही चीजें। अब मुझे लग रहा है मेच्योरिटी आ गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे आप देखिए जितने भी पॉडकास्ट हैं वो 2 सेगमेंट पे बेस चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी और ये भूतों की स्टोरीज। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लोग बात करते हैं कि आप पंडित जी, मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी मेरे बारे में सोचता है कि नहीं, है ना। तो पंडित जी देखा देख के बता देते हैं कि बॉयफ्रेंड सोच रहा है बेटी तुम्हारे बारे में, 3 महीने के अंदर तेरे पास आ जाएगा। तो ऐसी चीजें ना आजकल के जो टीनेजर्स हैं ना, इनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, क्योंकि गर्लफ्रेंड भाव नहीं दे रही, उसके पास फोन है, 10 लड़कों के नंबर है उसके पास, तो बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरी बंदी मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी। तो वो गुरुजी, क्योंकि ना जब भी आपके जीवन में कुछ नहीं मिल रहा हो तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं हम आपको इसके थ्रू दिलवा देंगे। दैट्स वाई एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रहा है। इनफैक्ट एक करियर बन चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर आप देखेंगे, आपकी वीडियो पे ऐड आता है कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा सेगमेंट। अगर आपको अपना करियर बनाना है इस जॉनरा में तो आइए हम सिखाते हैं। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं मिलता हूं ना ऐसे क्रिएटर से, वो कहते हैं अमरीश जी जब लोगों का धंधा गिरता है तो हमारा धंधा बढ़ता है। क्योंकि आपका अगर मान लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा, आप कहाँ जाएंगे? एस्ट्रोलॉजी के पास या न्यूमरोलॉजी के पास, वास्तु के पास। मैं उनको वो नहीं कर रहा डिफेम, बट उनकी बातें तो मुझे कहनी पड़ेंगी ना। अगर आपको क्रिएटर, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजी के क्रिएटर हैं, न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, आप वास्तु कर रहे हैं, भाई साहब ये महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। अच्छा, महीने के करोड़ों रुपए एक एस्ट्रोलॉजी लाइक क्रिएटर्स कंसल्टिंग से। वो कहता है मेरे पास समय ही नहीं है, मैं 10 मिनट के 5,000 रुपए चार्ज करता हूँ। और मेरे पास दिन में सबसे ज्यादा कॉल कब आते हैं? वो कहते हैं 12 बजे दोपहर में। क्यों? पति घर से बाहर, अच्छा, सास अपने काम में सो रही है, तब फोन करती है मेरा पति मुझे। तो दिस इज द वे। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी जो मैं बता रहा हूँ, बट ये बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है सर। इंस्टाग्राम पे इतने कॉल्स आते हैं ना कंसल्टिंग के, बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी खड़ी हो गई जो ये 1-to-1 कंसल्टिंग डील कराती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के पास कोई पर्सन हो ना हो, आजकल टेक के थ्रू सारा पॉसिबल है। करेक्ट। तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये लोग। मतलब महीने के, मैं कई नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो महीने के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब से। दीज आर द बिग क्रिएटर्स इन इंडिया। तो अगर आप पूछेंगे फ्यूचर क्या है क्रिएटर वाले जोन में, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी और माइक्रो निश क्रिएटर जो टेलरिंग सिखा रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं, राइट, कुकिंग सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, ये सब जो लाइक एनएलपी सिखा रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में बहुत प्रॉब्लम है, आप फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, तो एनएलपी के जो ट्रेनर्स हैं ये पैसा बना रहे हैं। ओके, ये चीजें हैं सर आगे आने वाले टाइम पे। मतलब आने वाले टाइम में कोई भी लोगों को ये हमें बताना चाहिए कि अगर इफ यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, राइट,
तो भैया आप या तो एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, बिल्कुल। या तो कोई फाइनेंस का क्रिएटर बन जाओ, या तो कोई ऐसी कला सिखाओ जैसे कि योगा हो गई, Right. खाना बनाना हो गया, टेलरिंग हो गई। इसमें बहुत स्कोप है और लोग करोड़ों रुपए कमा महीने रहे का हैं, कमा रहे हैं। और सुन लो, अगर हॉबी परस्यू करना है, कोई बहुत लोग हैं, ना ना हमारी हॉबी है भाई साहब, हम बदल कैसे गए, तो बाद में पैसे देख के लालची मत बनना, है ना? फिर हॉबी ही परस्यू करना। नहीं, बट ऐसा टाइम आ गया कि लोग पैशन को ही अपने आगे परस्यू कर रहे हैं और उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नहीं, ये रियलिटी है कि मतलब पहले होता था कि यार योगा तो मेरा पैशन है, जिम जाना तो मेरा पैशन है, राइट, बट अब तो वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इन चीजों को सोशल मीडिया पे लाके। बिल्कुल, मतलब ये रियलिटी है सर। सोशल मीडिया ने एक्सपोजर दिया है लोगों को, एक छोटी सी जगह से पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करवाया, और ये मार्केट है। आप डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आइए। मैं तो बोलता हूँ आपको अपने बिजनेस को, सोशल मीडिया कोई करियर नहीं है साहब, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई करियर नहीं है कि आप मुंह उठा के आ गए, आपने चैनल बना लिया और आप पैसे नहीं बन रहे। अरे सर, आपके अंदर कुछ हुनर भी होना चाहिए। आप गाली देने की हुनर रखो तो सही, मतलब इसकी भी देखने की एक ऑडियंस है ना। तो कुछ भी आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए जिसको आप सोशल मीडिया पे लाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पे हो, वो आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। बस सोशल मीडिया का ये पावर है। इट इज जस्ट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। Right. आप आओ, अपना जो भी आपका प्रोफेशन है उसको मार्केट करो सोशल मीडिया पे, और उसके थ्रू आप अपनी अर्निंग सोर्सेज निकालो। डेफिनेटली, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स। जब एडटेक के टीचर, ज्यादातर एडटेक के जब टीचर आते हैं ना, जो एसएससी यूपीएससी पढ़ाते हैं, तो मेरे साथ बैठते हैं तो कहते हैं अमरीश जी, सिर्फ बच्चों के बारे में सोचना है। अमरीश जी, कोर्स अलग चीज है, बच्चों के भविष्य के बारे में, और भविष्य 1 घंटे में आ जाता है बिजनेस मॉडल पे। अच्छा, तो YouTube एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। मैं कहता हूँ जो टीचर कैंडल लेके खड़ा, बच्चों 12 घंटे तुम्हारे साथ हूँ, वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी है, ओके, है ना। बाकी टीचर सोच रहे हैं कि मुझे भी बच्चों के लिए जान देना, मत देना। वो कैंडल चमका के करोड़ों रुपए कमा रहा है। आपको वो मार्केटिंग टूल समझना है, दिल से नहीं लगाना है। करेक्ट। तो अमरीश जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके, एंड आई होप जनता भी बहुत कुछ सीखी होगी, ऑब्वियसली सीखी होगी, और क्या क्या सीखी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यार। प्लस अमरीश जी, जाते जाते अभी ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, कोई ऐसी 3 टिप्स दे दो यार, मतलब जो जनता भूले ना, हु वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, उनको कोई ऐसी 3 ऐसी टिप्स दे दो कि हाँ वो उसके दिमाग में, जहन में बस जाए। सबसे पहली टिप्स तो मेरी ये होगी यार, कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, 2016-17 में ना क्रिएटर्स बनने लोग आए नहीं थे, वो बस एक टेस्ट करने आए थे कि सोशल मीडिया पे क्या है। हम सब ऐसे ही क्रिएटर बन गए थे, बट अब लोग क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। अब एडटेक कंपनी एक ऑनलाइन टीचर को 4-4 लाख रुपए सैलरी पे करती, छोटे मोटे टीचर को, जिसकी कोई सोशल मीडिया वैल्यू नहीं है। बस आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, पढ़ाइए। अब सोचिए कि 4 लाख रुपए एक टीचर को मंथली सैलरी मिल रही है, घर में बैठे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के 2 घंटे के। तो लोग ना कैमरे पे क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। तो अब आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि अब आपको ट्रेन होना है एज अ कैमरे पे बोलने का, एक पब्लिक स्पीकिंग। मतलब कैमरे पे कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप कैमरे पे करिए। आपके पास इतना बढ़िया फोन है, आप चाहे सैमसंग का हो, एप्पल का हो, कुछ भी हो, आप उसको सामने रखिए, उसके बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में वहां पे डालिए। दूसरा, कोई सा भी बिजनेस हो, मैं चैलेंज करता हूं ऑफलाइन। आप तो ऑनलाइन है, खैर बोलूंगा आप बोलते रह जाओगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऑफलाइन चैलेंज करता हूं कि आपका कोई सा भी बिजनेस हो, आप उसे ऑनलाइन ला सकते हो। कोई सा भी बिजनेस हो, आप उसे ऑनलाइन लेके आ सकते हो, और ऑनलाइन से आपकी जो ग्रोथ है वो 100 गुना हो जाती है। तो ऑनलाइन आइए। तीसरी बात, यहां पे थोड़ा सा स्लो ग्रोथ प्रोसेस है। डिसाइड नहीं है कि आपने 3 वीडियो बनाई तो आप 1 महीने बाद ग्रो कर जाएंगे, 5 वीडियो बनाई तो 15 दिन बाद ग्रो कर जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है कि आप फन कितना क्रिएट करते हैं, इंगेज कितना करते हैं, इंफॉर्मेशन कितनी अच्छी देते हैं, है ना, आपका कैमरे का एंगल कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगर आपने 3 से 6 महीने दिए तो डेफिनेटली आप एक जॉब या फिर कोई भी ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उससे एक अच्छा पैसा बना पाएंगे। एंड द लास्ट मैं यही कहूंगा कि यार, सोशल मीडिया पे कोई कितना भी बोले कि यहाँ से पैसा नहीं बनता है, उसकी बात मत मानना, लोग पैसा बनाते हैं। तो मतलब अमरीश जी कह रहे हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, राइट? मतलब पेशेंस रखो, और उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सीखो, बोलना सीखो कैमरा के आगे। और तीसरी चीज, आपका कोई भी फिजिकल फॉर्म में बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेकर आओ, उससे आपको 100 गुना ज्यादा ग्रोथ मिलेगी ना? और विच इज हैपनिंग। बिल्कुल सर, मैंने क्रिएटर्स देखे हैं, मतलब जो
ऑफलाइन में बहुत छोटा सा रेवेन्यू करते थे और ऑनलाइन आने के बाद आपने अभी जब दबी बातों में बोला कि मैं कई ऐसे क्रिएटर जानता हूं जिनका कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, सर वो इसीलिए नहीं बना रहे, करोड़ रुपए मंथली आ रहे हैं तो बनाने के क्या फायदा। सर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं, पैसों के लिए ना। करोड़ों रुपए आ रहे हैं, मेरे को कई क्रिएटर मिलते हैं, अमरीश जी अब फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं, मेरे को मतलब ही नहीं जीवन से। क्योंकि महीने में ब्रोकरेज हाउस, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे, जरोधा ने मुझे खुद बोला कि भाई इस पर्सन को मैं ब्रोकरेज 1 करोड़ रुपए महीना देता हूं। मैंने उससे भी पूछा कि तेरे को देता है, तो कहता हाँ यार जरोधा मुझसे भी यही कहता है। तो इसका मतलब 1 करोड़ तो मिल रहा है, बहुत बड़े और नाम किसको ले मिल रहे हो। रहा है वो अलग बात है, बट इसको 1 करोड़ तो मिल रहा है ना। आप सोचो ब्रोकरेज 1 करोड़ रुपए महीना, उसके अलग सोर्सेज तो छोड़ दीजिए। अगर वो 32 की उम्र नहीं 26-27 की उम्र में कहता है कि मैं अमरीश जी नेटवर्किंग से पसंद नहीं, टी शर्ट बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, तो भाई वो नहीं करेगा तो कौन करेगा यार। रियलिटी है। चलो भाई हो गया अच्छा खासा, चलते हैं हम। डन भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने बुलाया और लवली बहुत हैविंग मजा यू आया। भाई, मजा आ गया, बहुत बातें खुली आपने। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आई होप आपको पसंद आया हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपने क्या क्या सीखा इस पॉडकास्ट से। और गाइस मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। थैंक यू सो मच।